मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, मैं आपको लुईस डॉट फार्मूला पढ़ा रहा हूं। पिछले लेक्चर में मैंने आयोनिक कंपाउंड्स मतलब आयनिक यौगिकों की लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट फार्मूला किस तरह से बनती है इसके बारे में विस्तार से समझाया था। अपने इस लेक्चर में मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कोवैलेंट कंपाउंड्स के लुईस डॉट फार्मूला किस तरह से बनाते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स के लुईस डॉट फार्मूला किस तरह से बनाते हैं ये मैं आज आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। तो बच्चों रेडी हो जाइए अपनी कॉपी और पेन के साथ और नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। स्टार्ट करते हैं बच्चों। कोवैलेंट कंपाउंड्स के लुईस डॉट फार्मूला। बच्चों, कोवैलेंट कंपाउंड्स के जो लुईस डॉट फार्मूला होते हैं उनको बनाने के लिए कुछ सेलेक्टेड रूल हैं जो मैंने अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इनको बच्चों जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक इन रूल्स के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक आप कोवैलेंट कंपाउंड्स का लुईस डॉट फार्मूला अच्छे ढंग से या सही तरह से नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले इस लेक्चर में मैं आपको समझाता हूं कौन कौन से ऐसे रूल हैं जिन रूल का यूज करते हुए हम किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल या आयन का जो लुईस डॉट फार्मूला है वो आसानी से बना सकते हैं। तो बच्चों पहले रूल समझते हैं। इसका फर्स्ट रूल है कि सबसे पहले बच्चों जो भी हमें मॉलिक्यूल या आयन दिया हुआ है सबसे पहले उसका सेंट्रल एटम चुनते हैं, उसका केंद्रीय परमाणु कौन है इसका सबसे पहले चयन करते हैं। तो बच्चों सेंट्रल एटम के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल या आयन है उसमें जितने भी एटम्स हैं उनमें से कौन एटम संख्या में कम है, किसके परमाणुओं की संख्या न्यूनतम है। सबसे पहले ये देखते हैं कि किसके परमाणुओं की संख्या न्यूनतम है। इसके बाद अगर ये चीज दोनों में इक्वल है कि कोई ऐसे दो एटम है जो संख्या में न्यूनतम है, इट मींस बराबर है, तो हम उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। उन दोनों में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसको सेंट्रल एटम मानेंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम आ रही है तब फिर इन दोनों पॉइंटों पर जाएंगे, हम देखेंगे कौन आकार में बड़ा है उसको सेंट्रल एटम मानेंगे। अगर ये भी दोनों का एक ही जैसा आ रहा है तो हम ये देखेंगे किसका परमाणु क्रमांक उच्च है उसको सेंट्रल एटम मानेंगे। लेकिन बच्चों इन्हीं दोनों केसों से सेंट्रल एटम का डिसीजन हो जाता है, यानी कि जो परमाणु संख्या में न्यूनतम है या ये अगर समान है तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही सेंट्रल एटम का डिसीजन हो जाता है, हमें आगे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब बच्चों हाइड्रोजन और फ्लोरीन ऐसे ये दो एटम हैं जो कभी भी सेंट्रल एटम इट मींस केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकते, ये हमेशा किनारे पर ही लिखे जाते हैं। सेंट्रल एटम कौन कौन से परमाणु मोस्टली होते हैं बच्चों, इनको ध्यान में रखेंगे। कार्बन सेंट्रल एटम हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है और क्लोरीन। ये 7 जो एटम मैंने आपको बताए मोस्टली यही 7 एटम सेंट्रल एटम के रूप में यूज किए जाते हैं। कौन कौन बच्चों? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इन्हीं एटम्स को सेंट्रल एटम के रूप में यूज करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट रूल ये है। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना होगा। जो भी मॉलिक्यूल या आयन आपको दिया जाएगा जिसका आप लुईस डॉट फार्मूला बनाने जा रहे हैं, सेंट्रल एटम जब डिसाइड हो जाता है इसके बाद बच्चों हम उस यौगिक में या मॉलिक्यूल या आयन में हम कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कैलकुलेशन करते हैं, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करते हैं। इसके लिए बच्चों सभी परमाणुओं के संयोजी कोषों के इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं का योग करते हैं। सभी परमाणुओं के संयोजी कोषों के इलेक्ट्रॉनों का योग। इसके बाद बच्चों अगर वहां पर नेगेटिव चार्ज है, जितना भी नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज अगर प्रेजेंस है तो उसको हम जोड़ेंगे, और अगर वहां पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटा देंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स को डिटरमिन करने के लिए।
तो टोटल ये जो फार्मूला बनता है, यौगिक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर सभी परमाणुओं के संयोजी कोषों के इलेक्ट्रॉनों का योग प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद बच्चों जब यौगिक के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें पता चल जाती है, फिर हम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड पेयर यानी कि हम बंधित युग्म के इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करते हैं। जब हमें कुल यौगिक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाती है, इसके बाद हम बीपीई डिटरमिन करते हैं। बीपीई क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डेड पेयर। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डेड पेयर मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया है। इसको निकालने के लिए जितने भी बॉन्ड होते हैं उनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड क्रिएट करने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डेड पेयर इज इक्वल टू 2 into नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बंधों की संख्या। इसके बाद हम निकालते हैं एलपीई। एलपीई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। वो कैसे होते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन से हम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डेड पेयर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर पता चल जाता है। अब बच्चों ये 2 रूल हुए। थर्ड रूल ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर है उनका क्या काम है? तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जो लोन पेयर है वो 2 तरह से यूज किए जाते हैं। पहला लोन पेयर बनाने में, दूसरा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में। फर्स्ट एलपी बनाने में, एलपी मींस लोन पेयर बनाने में, सेकंड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में। इसके बाद जब बच्चों इतना हम पता कर लेते हैं तो रूल नंबर 4 के तहत हम हम एटम्स को लिखते हैं। किस तरह से लिखते हैं? सेंट्रल एटम को बीच में रखते हैं और इसके बाद जो अदर एटम्स हैं उनको किनारों पर रखते हैं और उनमें से हाइड्रोजन और फ्लोरीन को बिल्कुल किनारे पर रखते हैं। इसके बाद जब इतना हो जाता है तब फिर हम इन सारे एटम्स को सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं। सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं और फिर सभी का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ऑक्टेट मीन सभी का अष्टक पूरा करते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन का ड्यूट कंप्लीट होता है, यानी कि हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सेंट्रल एटम है ये अष्टक नियम को ब्रेक भी कर सकता है, मतलब इसके पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी रह सकते हैं या 8 से कम इलेक्ट्रॉन भी रह सकते हैं। ये किसके लिए बच्चों? सेंट्रल एटम के लिए, कि सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक या कम भी हो सकती है। तो बच्चों इन रूल्स को आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जब तक ये रूल आपको ठीक ढंग से नहीं पता होंगे तब तक कोवैलेंट कंपाउंड्स की लुईस डॉट फार्मूला बनाने में बच्चों मजा नहीं आएगा। मजा तभी आएगा जब आपको रूल्स पता होंगे। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें या इनको नोट कर लें। अब बच्चों आते हैं रूल नंबर 6 पर। सेंट्रल एटम की कोवैलेंसी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी निम्न प्रकार होती है, मतलब सेंट्रल एटम के पास जब 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी अधिकतम सहसंयोजकता कितनी हो सकती है वो यहां पर एक्सप्लेन मैंने की है। आप देखिए बच्चों सेंट्रल एटम कौन कौन से एटम हो सकते हैं, जो मैंने रूल नंबर 1 में आपको बता रखा है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये एटम मोस्टली सेंट्रल एटम के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। अब इनकी सहसंयोजकताएं कि कौन कौन सी सहसंयोजकताएं संभव है, कौन कौन सी कोवैलेंसी संभव है और मैक्सिमम कोवैलेंसी इनकी कितनी हो सकती है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए बच्चों कार्बन की कोवैलेंसी केवल एक ही होती है 4 और मैक्सिमम मतलब अधिकतम सहसंयोजकता भी 4 होती है। नाइट्रोजन की 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन इसकी मैक्सिमम कितनी है? 4 है। इसी तरह से ऑक्सीजन की 2 सहसंयोजकताएं संभव है, 1 और 2, लेकिन इसकी मैक्सिमम 2 होगी। सिलिकॉन की केवल और केवल 4, मैक्सिमम भी 4। फास्फोरस 3 भी इसकी कोवैलेंसी होती है, 5 भी होती है, लेकिन मैक्सिमम 5 रहती है। सल्फर
2 भी रहती है, 4 भी रहती है, 6 भी रहती है, लेकिन मैक्सिमम 6 रख सकता है। 6 का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 12, मतलब ये अपने बाहरी कोश में 12 इलेक्ट्रॉन तक रख सकता है। क्लोरीन की 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, और मैक्सिमम इसकी कोवैलेंसी 7 इंटू 2 इक्वल टू 14। इट मींस इसके बाहरी कोश में, संयोजी कोश में 14 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं। तो इस तरह से आपको इनको ध्यान में रखना है। कार्बन की कोवैलेंसी 4, मैक्सिमम 4। इसके बाद नंबर आता है नाइट्रोजन 3 और 4, मैक्सिमम 4। ऑक्सीजन 1 2, मैक्सिमम 2। सिलिकॉन 4, मैक्सिमम 4। इसका नंबर आता है फास्फोरस 3 और 5, मैक्सिमम 5। सल्फर 2 4 6, मैक्सिमम 6। क्लोरीन 1 3 5 7, मैक्सिमम 7। ये था बच्चों रूल नंबर 6, जिससे हम ये पता कर पाते हैं कि सेंट्रल एटम अपने संयोजी कोश में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है। अब इसके बाद रूल नंबर 7 ये बताता है कि अगर यौगिक के ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है तो वो किस एटम पर होगा। बच्चों अगर यौगिक के ऊपर, यानी कि यौगिक के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो सेंट्रल एटम के ऊपर होता है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो किनारे वाले एटम पर होगा। अब यहाँ दिक्कत ये आती है कि अगर किनारे पर एक से अधिक एटम ऐसे हैं जो एक ही तरह के हैं, समान हैं, तो वहां ये कंफ्यूजन होता है कि नेगेटिव चार्ज किस एटम के ऊपर रख दिया जाए। तो वहां पर एक आवेश होता है फॉर्मल आवेश, उसकी कॉन्सेप्ट अप्लाई होती है, और उसी कॉन्सेप्ट से हम ये पता करते हैं कि नेगेटिव चार्ज आखिरकार किनारे वाले किस एटम के ऊपर रखा जाएगा। माइनस आवेश है तो वह कॉर्नर वाले एटम पर होगा यदि समान प्रकार के एक से अधिक एटम्स किनारे पर हैं। समान प्रकार के एक से अधिक आवेश किनारे पर हैं, तब इसका निर्धारण फॉर्मल आवेश से होता है। अब फॉर्मल आवेश होता क्या है, रूल नंबर 8 में मैंने फॉर्मल आवेश का फार्मूला रखा है। फॉर्मल आवेश निकालते कैसे हैं, ये सिंपल से फार्मूला है, इससे आसानी से फॉर्मल चार्ज निकल आता है। V माइनस L माइनस B बाई 2, जहां V है संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिस एटम पर फॉर्मल चार्ज आप निकाल रहे हैं उसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है वो V है। L है लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, अगर उसके ऊपर कोई लोन पेयर है तो लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास है वो L है। B है बॉन्डेड पेयर के इलेक्ट्रॉन, उसने जितने बॉन्ड बनाए हैं उन बॉन्ड के बनने में कितने इलेक्ट्रॉनों ने भाग लिया है वो B है। अब बच्चों फॉर्मल आवेश आया कहां से। बच्चों फॉर्मल आवेश की कॉन्सेप्ट की जरूरत तब पड़ी। फॉर्मल मींस क्या होता है, जब आप जानते हो कहते हो कि नहीं फॉर्मल ड्रेस, ये हमारी फॉर्मल ड्रेस है, तो फॉर्मल का अर्थ होता है औपचारिक। चार्ज मींस आवेश, औपचारिक आवेश, औपचारिक आवेश, अनौपचारिक नहीं, औपचारिक आवेश। इसकी बच्चों आवश्यकता तब पड़ी जब अगर किसी यौगिक की एक से अधिक लुईस संरचनाएं बन रही हैं। ध्यान देना बच्चों, अगर किसी यौगिक की एक से अधिक लुईस संरचनाएं संभव हैं तो कौन सी संरचना सबसे उचित रहेगी, कौन सी संरचना सबसे ज्यादा अच्छी होगी, या किस संरचना को हम सबसे बेस्ट मानेंगे, इसका निर्धारण फॉर्मल चार्ज से किया जाता है। इसका निर्धारण करने के लिए फॉर्मल आवेश की कॉन्सेप्ट प्रतिपादित की गई। अब फॉर्मल आवेश से हम पता कैसे करते हैं, देखिए जिस यौगिक पर सबसे कम फॉर्मल आवेश होता है, या जिस संरचना पर या जिस लुईस स्ट्रक्चर पर सबसे कम फॉर्मल चार्ज होता है वो सबसे अधिक स्थायी होती है और वही बेस्ट होती है, और वही उसी को ही हम लुईस स्ट्रक्चर के फॉर्म में यूज करते हैं। तो बच्चों जिस स्ट्रक्चर पर सबसे कम फॉर्मल चार्ज आएगा वही बेस्ट होगी और उसी का हम लुईस स्ट्रक्चर के रूप में यूज करेंगे। तो बच्चों ये 8 रूल हैं जिनसे हम किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड्स का लुईस स्ट्रक्चर या लुईस डॉट फार्मूला इजीली बना सकते हैं। तो इन
इन रूल्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे और इनको दिमाग में रखकर ही कोवैलेंट कंपाउंड्स की लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बच्चों अब हम कोवैलेंट कंपाउंड्स की लुईस स्ट्रक्चर बनाकर आपको बता रहे हैं। इनको बच्चों नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और इनको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे ताकि आपको दिमाग में बना रहे, या ये नियम आप ओरली लर्न कर लीजिए। बिना इन रूल्स के कोवैलेंट कंपाउंड्स का लुईस स्ट्रक्चर या लुईस डॉट फार्मूला बना पाना पॉसिबल नहीं है। मजा तभी आएगा जब आपको ये रूल ओरली पता होंगे। तो बच्चों इनको नोट करें। अब बच्चों देखते हैं कि ये जो 8 रूल मैंने बताए हैं इनको किस ऑर्डर में यूज करेंगे, कौन सा इनका ऑर्डर रहेगा जिस ऑर्डर से यूज करने से जो लुईस स्ट्रक्चर है वो आसानी से बन जाए। तो पहले ये ऑर्डर समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए जो फर्स्ट स्टेप आएगा उसमें हम सेंट्रल एटम डिसाइड करेंगे। क्या करेंगे? सेंट्रल एटम सेलेक्ट करेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे बच्चों? सेंट्रल एटम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद बच्चों जो स्टेप हमारा सेकंड आएगा, स्टेप को ध्यान से समझें। सेकंड स्टेप में बड़े ध्यान से समझो, बहुत मजा आएगा स्ट्रक्चर बनाने में। स्टेप सेकंड में हम क्यू का कैलकुलेशन करेंगे। क्यू का कैलकुलेशन करेंगे। यौगिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कैलकुलेशन करेंगे। यौगिक के जितने भी एटम्स हैं उसमें उनके संयोजी कोषों में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं का टोटल करेंगे और उसमें अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऐड कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे? हम लिखेंगे सेंट्रल एटम, यानी कि एटम्स को लिखेंगे। एटम्स को लिखते हैं। एटम्स को कैसे लिखते हैं? सेंट्रल एटम को बीच में लिख करके अदर एटम को किनारों पर लिखते हैं और फिर सभी को सिंगल बॉन्ड से अटैच करते हैं। एटम्स को लिखते हैं और सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं। एटम्स को लिखते हैं और उनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं। स्टेप नंबर थर्ड में बच्चों हम कैलकुलेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डेड पेयर। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डेड पेयर निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर निकालते हैं। इन दोनों की कैलकुलेशन स्टेप नंबर बच्चों 4 में करते हैं। स्टेप नंबर 5 में क्या करते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। सभी का क्या करते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं और सेंट्रल एटम को सेंट्रल एटम ऐसे हैं जो ऑक्टेट को ब्रेक भी कर देते हैं, तो वो एक अलग कंडीशन है। कुल मिला के वहां हम ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं वैसे ही हमें लुईस डॉट फार्मूला मिल जाता है। तो बच्चों जो रूल्स मैंने बताए हैं उन रूल्स का हम इन स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं। स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं। हाँ, एक और बात बच्चों, स्टेप नंबर 6 में चार्ज लिखते हैं। चार्ज लिखते हैं। चार्ज में बच्चों मैंने आपको बताया है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो सेंट्रल एटम के ऊपर जाएगा और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो कॉर्नर वाले एटम्स पर लिखा जाएगा। और वहां एक कंडीशन होती है कि अगर कॉर्नर में एक से समान प्रकार के एक से अधिक एटम्स हैं तो नेगेटिव चार्ज किस एटम के ऊपर रखेंगे इसका डिसीजन हम फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन करके पता करें। तो बच्चों ये 6 स्टेप हैं। इन स्टेप्स को आप ध्यान रखेंगे, इनको नोट कर लो और बच्चों इनका हम एप्लीकेशन करके बताते हैं। हम यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं जो लुईस डॉट फार्मूला बनाने जा रहे हैं। एग्जाम्पल ले लिया CO2 का।
कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का लुईस डॉट फार्मूला कैसे बनेगा बच्चों? लुईस डॉट फार्मूला को ही लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले वाला लेक्चर इस टॉपिक का देखा है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारा ये लेक्चर देख रहे हैं, उनको बता दें कि जो लुईस स्ट्रक्चर होता है उसी को लुईस डॉट फार्मूला कहते हैं और उसी को इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला कहते हैं। बात एक ही है, तीन अलग अलग नाम है। तो इसका हम बना रहे हैं लुईस स्ट्रक्चर। अब देखिए बच्चों, ये स्टेप मैंने राइट डाउन कर रखे हैं, इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहला स्टेप है सेंट्रल एटम सेलेक्ट करेंगे। ध्यान दो बच्चों, यहाँ दो तरह के एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन। इसमें मैंने रूल बताया था कि सेंट्रल एटम वो एटम होता है जो संख्या में न्यूनतम हो। तो यहाँ बच्चों देखो, संख्या में न्यूनतम कौन है? कौन है? कार्बन। तो यहाँ सेंट्रल एटम आपने सेलेक्ट कर लिया, सेंट्रल एटम है यहाँ पर कार्बन। सेंट्रल एटम कौन है बच्चों? कार्बन है। इसके बाद दूसरा हमारा स्टेप है क्यू कैलकुलेट करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका फार्मूला मैंने बताया है कि जितने परमाणु हैं सभी के संयोजी कोषों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले लिखिए। तो इसमें पहला एटम है कार्बन, एक है संख्या में, और कार्बन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताएं बच्चों? 2,4, 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद दो एटम है यहाँ ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2,6। इसके बाद मैंने बताया है कि नेगेटिव चार्ज को जोड़ो, या नेगेटिव चार्ज है नहीं तो 0 बना देंगे। इसके बाद फार्मूले में मैंने बताया है कि पॉजिटिव चार्ज को सब्ट्रैक्ट करो, पॉजिटिव चार्ज है नहीं तो -0 कर देंगे। अब बच्चों यहाँ कितना हो गया? 4 + 12 = 16। तो स्टेप नंबर सेकंड भी कर लिया मैंने। स्टेप नंबर सेकंड क्या था? क्यू कैलकुलेट करो, क्यू की कैलकुलेशन करो, हो गई कैलकुलेशन। इसके बाद स्टेप नंबर थर्ड ये कहता है एटम्स को लिखो और सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। एटम्स को लिखने पे मैंने आपको रूल बताया है कि सेंट्रल एटम को बीच में लिखते हैं। तो यहाँ सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, इसको बीच में लिखा। इसके बाद अदर एटम को किनारे पे लिखते हैं। तो अदर एटम में दो एटम यहाँ पे ऑक्सीजन के हैं, तो इनको लिखेंगे किनारों पर, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया। इतनी बात बच्चों समझ में आ रही होगी आपको। रूल्स को ध्यान में रखेंगे और इन स्टेप्स को ध्यान में रखेंगे, बहुत आसानी से आप स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ साथ चलेंगे तो आपको ये एकदम सिंपल लगेगा और इसमें कोई किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। अब बच्चों इसके बाद मैंने क्या कहा? सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं, तो इनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। बच्चों आपको बताया है कि एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंगल बॉन्ड जब बनता है, जिन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है वो तभी बनता है जब दोनों एटम 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें। तो अगर मैंने यहां सिंगल एटम बनाया इन दोनों के बीच में, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, दोनों ने साझा किया है। और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर ऑक्सीजन का भी राइट है और कार्बन का है। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए भी कैलकुलेट होंगे और यही दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए भी कैलकुलेट होंगे। इसी तरह से यहां जो सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो इसका मतलब है कि यहां एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के भी हैं और यही दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी हैं। ये बात अच्छे ढंग से समझ लो। कुल मिला के अभी जो मैंने कंडीशन बना रखी है, जब इनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन इस कार्बन के पास कितने हो गए? ये 2 भी कार्बन के हैं और ये 2 भी कार्बन के हैं। तो कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4। तो इतना करने के बाद स्टेप नंबर 3 के बाद मैंने क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डेड पेयर कैलकुलेट करिए। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डेड पेयर PPE, इसके लिए मैंने फार्मूला आपको बता रखा है, 2 गुणित बंधों की संख्या। 2 गुणित क्यों करते हैं? क्योंकि एक जो बॉन्ड होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बंध यहां कितने हैं? 2, तो 2 × 2
कितना हो गया बच्चों 4, 2 into 2 इक्वल टू 4, 2 into 2 इक्वल टू 4। अब इसके बाद बच्चों मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर। हम यहां पर LPE कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए फार्मूला क्या मैंने बता रखा है, Q माइनस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड पेयर। कितना आएगा बच्चों यहाँ 16 माइनस 4 इक्वल टू 12। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर आपका आ गया है 12। इट मींस हमारे पास यूज करने के लिए ऑक्टेट पर एटम्स का कंप्लीट कराने के लिए 12 इलेक्ट्रॉन है। हम अभी 12 इलेक्ट्रॉन का यूज कर सकते हैं इन एटम्स का अष्टक कंप्लीट कराने के लिए। किस तरह से यूज कर सकते हैं ये मैंने आपको रूल्स में बता रखा है। LPE का यूज लोन पेयर बनाने में होता है। लोन पेयर बनाते हैं या डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं, बशर्ते ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए एटम्स का। तो देखो स्टेप नंबर 4 तक हम आ गए। यहां तक कोई दिक्कत, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसके बाद स्टेप नंबर 5 हमारा कहता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, किसका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, जो एटम्स हैं उनका कंप्लीट करेंगे। किससे कंप्लीट करेंगे, जो LP वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनसे कंप्लीट करेंगे। अभी जैसा कि मैंने बच्चों आपको बताया, अभी इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन के पास 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों आप समझो, पिक्चर क्लियर करो। इस ऑक्सीजन को अभी 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस कार्बन को क्या चाहिए, कार्बन के पास अभी 4 है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन हमारे पास तो 12 इलेक्ट्रॉन है, तो चलो 12 का यूज करते हैं। इसको 6 चाहिए, इसको हम 6 दे देते हैं, 2 2 4 4 2 6। इसको भी 6 चाहिए, इसको भी 6 दे देते हैं, 2 2 4 4 2 6। आप ध्यान देना बच्चों, हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन थे, हमने सभी का यूज कर लिया। तो इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 2 तो इसके पास पहले से ही थे। 2 2 4 2 6 6 2 8। इसको जो देखो, इसके पास भी 2 पहले से थे, तो 2 2 4 2 6 6 2 8। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए हमारे पास जो थे। अब क्या दिक्कत है, ये जो सेंट्रल एटम है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि इन इलेक्ट्रॉनों का यूज लोन पेयर बनाने में करते हैं और डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में करते हैं। लोन पेयर तो तब बनता है जब सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो यहां ऑक्टेट ही नहीं कंप्लीट है सेंट्रल एटम का, तो उस बात पे हम विचार नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो ऑक्टेट कंप्लीट कराना है। तो दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। अब जरा दिमाग से सोचो आप, इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 और चाहिए। अगर एक बॉन्ड और बीच में बन जाता है तो एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। तो इसके पास 4 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और फिर इसके बाद कितने कम रह जाएंगे, 2। और अब इसके बाद अगर एक बॉन्ड और ये बना ले, इसके साथ एक बॉन्ड और बना ले, तो 2 और इसको मिल जाएंगे, हो जाएंगे इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों दिमाग से सोचो, ये कैसे संभव है, इन दोनों ऑक्सीजन के ऑक्टेट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ऐसा करते हुए इन दोनों ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन ही रहे और इसकी जरूरत भी पूरी हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बीच में लाएंगे और बीच में ला करके इससे एक बॉन्ड बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 2 4 2 6 2 8, इसके पास तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन रहे। हुआ क्या, इसके पड़ोसी को फायदा हो गया।
किसको? कार्बन को। इसके पास जहां 2 2 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसको 2 ये और मिल गए, टोटल इसके पास हो गए 6। बिल्कुल इसी तरह की पिक्चर हम यहां क्लियर करेंगे। इसके भी ये 2 इलेक्ट्रॉन हम ले जाएंगे और इनका यूज करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए। तो ऑक्सीजन की सेहत पे तो कोई असर नहीं, उसके पास 8 के 8 ही इलेक्ट्रॉन रहे, 2 2 4 4 2 6 6 2 8। कार्बन को फायदा हो गया, कार्बन को 2 और इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। वही बात मैंने आपको क्लियर की थी रूल में कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका यूज 2 तरह से होता है, या तो एलपी बने, एलपी तब बनती है जब सभी का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, या डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाए, तो यहां इनका यूज किया गया डबल बॉन्ड बनाने में। तो इस तरह से बच्चों इसका कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये हटा देंगे बच्चों, इनका यूज कर लिया, इसको हटा देते हैं। तो अब देखो, ध्यान से देखो, इस ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 2 4 4 2 6 6 2 8। ये जो बीच में ये 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए भी कैलकुलेट होंगे, कार्बन के लिए भी कैलकुलेट होंगे, क्योंकि ये साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से इस ऑक्सीजन के पास 2 2 4 4 2 6 6 2 8, कार्बन के पास 4 4 4 8। इट मींस सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसी को हम कहते हैं लुईस स्ट्रक्चर। ये बच्चों क्या है? लुईस स्ट्रक्चर। यही लुईस स्ट्रक्चर है जिसको बनाने के लिए इतने सारे रूल्स मैंने आपको बताए। लुईस स्ट्रक्चर आपने बना ली, बहुत बड़ा काम कर लिया, सारे रूल्स का यूज कर लिया, स्टेप भी आपने देख लिए। अब इसका एक और पूछ लिया जाता है कि इसका बॉन्ड फार्मूला क्या है। तो बॉन्ड फार्मूला बहुत सिंपल है। बॉन्ड फार्मूला जब आप लिखेंगे तो केवल बॉन्ड बनाएंगे एटम्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन नहीं बनाएंगे। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड फार्मूला लिखना हो तब क्या करेंगे? बॉन्ड फार्मूला लिखना है तब क्या करेंगे? कार्बन लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे, आपको पता है डबल बॉन्ड यहां है, डबल बॉन्ड यहां है, तो ये इसका हो गया बॉन्ड फार्मूला। बच्चों इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट लें? ठीक है बच्चों, अब दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं, साफ करते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 2, इसकी प्रैक्टिस करते हैं बनाने की। बिल्कुल क्लियर करेंगे इसको, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, एकदम क्लियर करना है। सेकंड एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं NH3 का, अमोनिया, NH3 अमोनिया का एग्जाम्पल लेते हैं। अब बच्चों देखो, फिर वही चीज स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप फर्स्ट सेंट्रल एटम सेलेक्ट करेंगे। देखिए बच्चों, यहां संख्या में न्यूनतम कौन है न्यूनतम? नाइट्रोजन। तो सेंट्रल एटम हो गया यहां पर नाइट्रोजन। सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन है। तो बच्चों सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। अब सेंट्रल एटम सेलेक्ट कर लिया, स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड देखिए, क्यू की कैलकुलेशन करते हैं। इट मींस टोटल इलेक्ट्रॉन। कैसे? जितने परमाणु में सभी के संयोजी कोषों के इलेक्ट्रॉनों का टोटल करो पहले। तो पहला परमाणु नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की संख्या 1 है और इसके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 गुणित 5। इसके बाद 3 हाइड्रोजन एटम है, 3 लिखा। हाइड्रोजन के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम लिखते हैं प्लस, निगेटिव चार्ज जो है नहीं 0 कर देंगे, माइनस पॉजिटिव चार्ज जो है नहीं वो 0 कर देंगे। कैलकुलेट करेंगे तो 5 3 8। सेकेंड स्टेप भी हो गया। अब थर्ड स्टेप पर आते हैं, एटम्स को लिखते हैं और सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं। तो एटम्स को लिखने में मैंने रूल बताया था कि सेंट्रल एटम को बीच में लिखते हैं, लिखो। अदर एटम को किनारों पर लिखते हैं। तो 3 हाइड्रोजन है, उनको लिख लो आसपास। हो गया, स्टेप थर्ड हो गया। अब स्टेप थर्ड अभी ये कह रहा है कि इनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। एटम्स को लिख करके सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड से। इसके बाद स्टेप 4 कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड पेयर कंप्लीट करो, कैलकुलेट करो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड पेयर। तो 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड यहाँ 3 बने तो 2 3 जा 6। इसके बाद
इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर कैलकुलेट करो तो Q माइनस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। कितना आया बच्चों 2। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर आए हमारे पास 2। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या कहता है कि स्टेप नंबर 5 ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं सभी के। तो बच्चों यहां पर एक्सेप्शन मैंने बता रखा है कि हाइड्रोजन के केस में ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता है, ड्यूट कंप्लीट होता है। यानी कि हाइड्रोजन को स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हम करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन वाली व्यवस्था को ड्यूट कहते हैं, यानी कि इसका ड्यूट कंप्लीट करते हैं। आप देखो ध्यान से बच्चों, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 नाइट्रोजन का, 1 हाइड्रोजन का, 1 नाइट्रोजन का, 1 हाइड्रोजन का, 1 नाइट्रोजन का। ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी हैं और नाइट्रोजन के भी हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी हैं, नाइट्रोजन के हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी हैं और नाइट्रोजन के भी हैं, क्योंकि ये साझेदारी के इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों का बराबर का अधिकार है इसके ऊपर। अब देखिए बच्चों, हाइड्रोजन को तो ड्यूट बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मिल गए तीनों हाइड्रोजनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो अब यहां पर सभी हाइड्रोजन का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, सभी ने ड्यूट पा लिया। अब इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं कितने 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉनों को हम एडजस्ट करेंगे, या तो एलपी बनाएंगे या डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। अब बच्चों सेंट्रल एटम को देखो, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है जिसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हम इस नाइट्रोजन को दे देंगे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे देंगे तो इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। स्टेप 6 कहता है चार्ज लिखते हैं, तो बच्चों यहाँ चार्ज है नहीं, इसलिए उसको अभी रहने देते हैं। तो चार्ज लिखते हैं, तो चार्ज लिखने वाला केस यहाँ पर है नहीं, अभी आगे एग्जांपल बताएंगे जिसमें चार्ज लिखना होगा। तो बच्चों ये बन गया अमोनिया का लुईस स्ट्रक्चर। आपने बना लिया अमोनिया का लुईस स्ट्रक्चर। अब बच्चों अगर बॉन्ड फार्मूला लिखना हो, बॉन्ड फार्मूला भी पूछा जाता है, तब क्या करेंगे बच्चों, नाइट्रोजन लिखेंगे और इसको बॉन्ड से हाइड्रोजन से जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, लोन पेयर लिख करके यहां ये हो गया अमोनिया का बॉन्ड फार्मूला। बच्चों इसे नोट करें, किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो क्लियर करें स्टेप्स को देख करके। तो ठीक है बच्चों, साफ करते हैं इसको। अब बच्चों कुछ स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, आप CH4 को बनाएंगे और सिंपल दे देते हैं, आप नाइट्रोजन को बनाएंगे, आप हाइड्रोजन को बनाएंगे, N2O2 H2, और आप PS3 को भी बनाएंगे, PS3 फास्फेट, आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी बनाएंगे। तो ये बच्चों आपका प्रैक्टिस वाला वर्क है, इसको बनाएंगे, बनाकर देखेंगे, जहां प्रॉब्लम होगी कमेंट्स करेंगे, मैं आपके कमेंट्स का आंसर अगले लेक्चर में दूंगा। तो बच्चों ये था लुईस स्ट्रक्चर का पार्ट नंबर 2। इससे पहले वाला लेक्चर था वो पार्ट नंबर 1 था। अभी इसका पार्ट नंबर 3 भी आएगा, जिसमें मैं आपको फॉर्मल चार्ज का एप्लीकेशन बताऊंगा, आयंस की लुईस स्ट्रक्चर बनाकर बताऊंगा। तो बच्चों वेट करेंगे और इस जो रूल्स मैंने अभी आपको बताए, जो स्टेप बताए हैं, इनको लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको ये बहुत आसानी हो बनाने में। बच्चों रूल्स के साथ चलेंगे, स्टेप्स के साथ चलेंगे तो बहुत आसानी से आप लुईस स्ट्रक्चर बनाने लगेंगे, विश्वास रखिए। तो बच्चों ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे केमिस्ट्री के साथ वो जुड़ जाएं और उनको वीडियो रेगुलर वे में मिलना स्टार्ट हो जाए। थैंक यू सो मच।